हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, अगर आप CISF, CRPF, BSF या आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी हिंदी आती है, तो ये प्रैक्टिस सेट उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बेहतरीन और अच्छी तैयारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप कोई भी क्लास मिस ना करो। क्लास की खासियत क्या है तो मैं बता दूं, टारगेट है हमारा 2100 प्लस क्वेश्चंस का। 2100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टारगेट किए हैं और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए नए भी होंगे। और देखिए, वो ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाए तो आप लोग बोलते हो आउट ऑफ सिलेबस। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए रखे हैं जो बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेट के थ्रू अगर आप उनको कवर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके एग्ज़ाम में रचनाएं पूछी जाएंगी, तो रचनाओं का एक पार्ट मैंने आपको करा दिया है। आप सर्च कर लेना रचना बाय टारगेट विद भानु, या आप प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी टॉपिक वाइज में देख लेना। मैंने वहाँ पर रचनाएं कराई हैं और स्टोरी बेस्ड रचना कराई है कि आपको जो रचना है उन्हीं वर्डों को इस तरह से अरेंज किया गया है। सिर्फ रचनाएं, बाहर से कोई वर्ड नहीं, कि आपको ऐसा लगे कि हम रचना याद ना करने की बजाय हम पढ़ रहे हैं कोई स्टोरी। अलग से कोई शब्द नहीं है। तो देखिए, इसी तरह से मैं आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सोल्व कराता हूँ और हर एक ऑप्शन को मैं डिफाइन करके पढ़ाता हूँ। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लेना कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ कर सकते हो और क्या गलती आपको नहीं करनी और गलती करने से कैसे बचना है। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, PDF का और बता दूं, PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि सर लिंक सेंड कर दीजिए, तो सभी क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और यहाँ तक कि आपको व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक पिछली जो पुरानी क्लासेस हैं उनमें दी हुई है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और आज के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए, ये आपका बोनस क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको आंसर तो मिल गया, प्रति प्लस कूल। तो यहाँ पर प्रति क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग जो किसी मूल शब्द, किसी भी शब्द नहीं, किसी सार्थक शब्द बोल सकते हो, या जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है कि आदि में जुड़कर। अब आप लोगों को अगर नहीं पता कि आदि क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके लिए आता है कि वह शब्द क्या कहलाएंगे जो किसी मूल शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि आदि प्रारंभ है या अंत है। तो अगर प्रारंभ है तो उपसर्ग हो गया, और अंत है यानी लास्ट में तो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो देखिए, आपको वर्ड भी पता होना चाहिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ। आदि होता है शुरुआत यानी पहले, और इसका विपरीत होता है अंत। तो आदि का विलोम भी आपसे पूछा जा सकता है। आदि का विलोम क्या होता है, अंत। तो जो आदि में जुड़े वो उपसर्ग, जो अंत में जुड़े वो प्रत्यय। प्रत्यय भी मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाए थे, दो प्रकार के, तद्धित और कृदंत। कौन सा प्रत्यय कैसे बनता है ये क्वेश्चन भी बताया था। तो इसीलिए बोलता हूँ कि डेली की डेली क्लास अटेंड करिए, सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा। तो सौभाग्य शब्द का विलोम बताना है यहाँ पर। तो अभागा, अभाग्य, कुभाग्य या दुर्भाग्य। तो सौभाग्य का हमारा सही विलोम क्या बनेगा। तो सौभाग्य का बन जाएगा हमारा सही विलोम ऑप्शन नंबर डी, दुर्भाग्य। अब देखिए, अभागा, अभागा क्या होगा,
सौभाग्य वाला जो व्यक्ति होगा यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं हम, सौभाग्यशाली। तो सौभाग्यशाली का क्या हो जाएगा, अभागा हो जाएगा। तो ये बोला गया है व्यक्ति के लिए और ये बोला है भाग्य के लिए। तो दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए डिफरेंस करके हमको चलना है कि हमको कैसे गलती से बचना है। तो वो यही चीज़ है कि अपने शब्द को समझिए कि हमसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है और उसी के हिसाब से हमको उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संकर शब्द आपको बताने हैं कि निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। तो संकर शब्द क्या होते हैं, तो देखिए दो भाषाओं के योग से, जो शब्द दो भाषाओं के योग से मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं, संकर शब्द। जैसे यहाँ पर बहादुर दिया है, स्टेशन दिया है, सुबह दिया है और रेलगाड़ी दिया है। स्टेशन सीधे सीधे अंग्रेजी भाषा का हो जाएगा, सुबह और बहादुर ये हमारे हिंदी के हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। रेलगाड़ी, अब रेल जो हो जाएगा हमारा, रेल हो जाएगा इंग्लिश का शब्द और गाड़ी हो जाएगा हमारा देशज शब्द। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द हो गया, संकर शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमको बताना है कि अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। तो निम्नलिखित वाक्य, तो वाक्य हमारा क्या है, वाह क्या छक्का मारा है। तो देखिए आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन यानी कि विस्मयादि बोधक सूचक शब्द मिल गया। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कल भी इन सब चीज़ों पर मैंने चर्चा की थी कि संदेहवाचक क्या होते हैं, इच्छावाचक क्या होते हैं और संकेतवाचक शब्द जो वाक्य बनते हैं वो कैसे बनते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है। तो कल वाला प्रैक्टिस सेट तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट था। बहुत सारी हमने वहाँ पर चर्चा की थी और सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हुए हमने अपना प्रैक्टिस सेट किया था। तो चलिए यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जहाँ पर संदेह हो, जैसे कि शायद कल वर्षा हो, या आपको एक चीज़ आती है, एक भ्रम होता है और एक संदेह होता है। तो उसमें आपको अलंकार में डिफरेंस करना होता है कि भ्रांतिमान अलंकार है या संदेह वाला। तो संदेह अलग चीज़ होगी, भ्रम अलग चीज़ होगी। तो किसी चीज़ के होने का क्या होता है, संदेह होता है, ठीक है। इच्छा कि आपकी लंबी आयु हो, आप सफल हो जाए, तो इस तरह से क्या होते हैं हमारे इच्छावाचक। संकेतवाचक क्या होते हैं कि जब किसी चीज़ को इंगित करते हुए, क्या करते हुए, इंगित करते हुए या कोई इशारा किया जाए तो वहाँ पर आपके संकेतवाचक वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय। तो भारतीय जो शब्द है, तो ये शब्दों नहीं होगा, ये हो जाएगा शब्द। भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो फटाफट से अपना आंसर कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए मूल शब्द क्या निकलेगा हमारा, भारत। तो मूल शब्द निकल गया भारत प्लस के ई है, तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी और इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, भारतीय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर क्या दिया है हमको कि खंड का एक अर्थ है। अब यहाँ पर देखिए कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 95% बच्चों का आंसर ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। खंड का अर्थ बताना है। अगर यहाँ पर कोई दिया होता खंड का अर्थ टुकड़ा, टुकड़ा या फिर आपको दिया होता हिस्सा, तब आप फट से अपना आंसर कर देते कि खंड का अर्थ टुकड़ा होता है, किसी चीज़ का कोई टुकड़ा या हिस्सा, ठीक। अब बताना है आपको कि कलह होगा, कांख होगा, दिशा होगी या कांसा होगा। कलह क्या होती है, कलेश होता है, ठीक। कांख और कासा, कासे की जो वस्तु होती हैं। तो यहाँ पर खंड का सीधे सीधे बता देता हूँ, आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। खंड का एक अर्थ है दिशा और दूसरा अर्थ क्या है, टुकड़ा, भाग, हिस्सा। तो इस तरह से आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन बताना है ऐच्छिक का विलोम क्या होगा। ऐच्छिक क्या होता है, तो सबसे पहले ऐच्छिक शब्द को समझिए, तभी तो उसका विपरीत बता पाएंगे। जब तक हमको ऐच्छिक नहीं पता होगा तो उसका विलोम कैसे बताएंगे। तो ऐच्छिक होता है कि स्वयं की इच्छा, स्वयं यानी कि हमारी जो इच्छा होती है, स्वयं की इच्छा क्या हो जाएगी, ऐच्छिक। या आप बोल सकते हो अपनी इच्छा से किया गया काम ऐच्छिक कार्य हो जाएगा। अब देखिए ऐच्छिक यानी जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और इसका विलोम
यानी किसी दूसरे की मर्जी से, या जहाँ पर हमारे खुद की कोई चॉइस ना हो, हमको करना ही पड़े, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिवार्य। आविर्भाव का विलोम पूछे तो तिरोभाव हो जाएगा। आंतरिक का विलोम बाहरिक हो जाएगा। औचित्य का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, औचित्य, तो इसका हो जाएगा अनौचित्य। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है समास। तो समास हमको बताना है। तो देखिए, जब भी समास वाला क्वेश्चन आता है मैं सारे ऑप्शंस को डिफाइन करता हूँ, और अब तक मैं सारे ही समास के आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ कि किस समास को कैसे पहचानना है, और आप देखते ही उसको पहचान लोगे। तो मैंने ऐसे ऐसे हिंट आपको दे रखे हैं। संधि भी आपको पढ़ाई थी, तो मात्र मैंने आपको 20 मिनट में संधि ऐसी करा दी थी कि आप देखिए 20 मिनट भी इसलिए लगी क्योंकि आपको समझा करके कराई हैं। क्लास देख लेना, मिल जाएगी हिंदी टॉपिक वाइज में। तो हिंदी एक ही क्लास में ख़त्म कर दी, संधि संधि एक ही क्लास में ख़त्म कर दी, पूरा का पूरा टॉपिक, और बहुत अच्छे से आपको समझाया था। जैसे ब्राह्म चिन्ह भी आपको समझाए हैं कि किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, और कैसे प्रयोग किया जाता है, सारी चीज़ें बताई हैं। तो देखिए, सारे जितने भी चैप्टर आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझा करके कराए हैं, जिससे आपको कभी और कुछ देखने की आवश्यकता ना हो। तो एक बार आप लोग उनको देख लेना, आप सीआरपीएफ में अपना बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। और जो हमारे बीएसएफ और सीआईएसएफ वाले बच्चे रह जाएंगे एग्ज़ाम के बाद, यानी सीआरपीएफ पहले हो जाएगा, तो उनको भी पता चल जाएगा कि हमारे क्लासेज में कितना दम है। पेपर में आपको करा दूंगा, और वहाँ से आप देख लेना कि हमारे क्लासेज से कितना फंसा है। फिर लास्ट में क्या रह जाएगा, जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके लिए रह जाएगा काश। क्या रह जाएगा, काश, कि काश हमने क्लासेस पढ़ ली होती। तो ये मत सोचना कि इस चैनल पर जो पुरानी क्लासेज हैं वो पुरानी हो गई हैं, उनमें उतना ही दम है, वो उतना दम रखती हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को निकाल दें। और मैं आपको बाय प्रूफ दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि जो मैंने बोला था क्या वो सत्य है या नहीं। ठीक है, तो वो हम ये बातें करेंगे अपने एग्ज़ाम के बाद, पहले पहले नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये अपनी बड़ाई कर रहे हैं व्यूज़ के लिए। तो बड़ाई नहीं है, वो तो तभी दिखाया जाएगा। माल गोदाम में समास बताना है। तो देखिए, गोदाम किसके लिए है, माल के लिए, और माल के लिए गोदाम, तो के लिए क्या हो जाएगा, आपकी विभक्ति हो जाएगी। और मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर भी कारक विभक्ति वाली बात कर ले आपसे, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास में भी अगर हम बात करें कौन सा तत्पुरुष, तो के लिए किस में आता है, संप्रदान। तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। अव्ययी भाव में मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपसे उपसर्ग वाली बात कर ले वहाँ पर अव्ययी भाव। बहुब्रीहि, जहाँ कोई तीसरा अर्थ निकले या पर्यायवाची शब्द दिए होंगे आपको। द्वंद्व समास, द्वंद्व क्या होता है, युद्ध होता है, तो जहाँ पर विलोम शब्द दिए होंगे। तो इस तरह से सारी पहचान आपको बता रखी है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। एक चीज़ होती है हमारी अनुस्वार, यानी अनुस्वार और अनुनासिक। तो गृह होगा या ये गृह होगा, तो गृह तो कोई सा भी नहीं होगा। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, जो नाक से ध्वनि निकले तो वो होते हैं। तो हमारी अंकी बिंदी वाला क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और गाँव क्या हो जाएगा हमारा, अनुनासिक। तो इन दोनों में डिफरेंस करके भी चलना है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अनुस्वार और अनुनासिक एक से ही होते हैं, तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा हो नहीं पाता है। लेकिन मैंने आपको एक माइनर सा डिफरेंस बता दिया कि आप इसको कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता तो कंफ्यूज हो जाते कि ऑप्शन सी करें या ऑप्शन डी करें। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्लास में बातें बताई जाती हैं उन पर फोकस करके चलिए। अगला क्वेश्चन, बेलाग में समास है। तो देखिए, बेलाग तो क्या हो जाएगा, बे प्लस के लाग। और मैंने आपसे बोला था जहाँ भी आपका उपसर्ग निकल जाए लाग होगा, ये लाग यानी कि बिना लाग का, तो अव्ययी भाव समास होता है। कर्मधारय समास मैंने आपको बताया था कि जहाँ विशेषण और विशेष्य हो कर्मधारय समास होता है। और एक क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर जो मैंने आपको कराया था, तो उसमें साफ साफ दे रखा था सीआईएसएफ वाले प्रीवियस ईयर में कि जहाँ पर विशेषण और विशेष्य दिया हो तो वहाँ कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय। तो ये चीज़ें आपको बताई थी, और मैंने आपको दिखाया भी है प्रीवियस ईयर में कि हमारी क्लासेस से कितने क्वेश्चन वहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है,
सारी पहचान आपको बता दी। द्विगु, बहुब्रीहि, द्विगु यानी द्वि, हर बार ऐसे ही बताता हूँ, जहाँ संख्या होती है वहाँ पर द्विगु समास। बहुब्रीहि भी आपको बता दिया, अव्ययभाव आपको बता दिया, कर्मधारय भी आपको बता दिया। तो अगर आप बोलते हो कि समास का क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, आपने समास नहीं पढ़ाए, तो ये भाई ये ब्लेम करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि समास बिना पढ़ाए ही प्रैक्टिस सेट से मैंने इतने अच्छे करा दिए हैं आपको कि आप कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाते हो तब भी आप इतना दम रखते हो कि आउट ऑफ 25 में से 20 से लेकर के 23 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर लोगे। अब ये देखिए 25 ही क्यों नहीं बोला, वो इसलिए एक दो क्वेश्चन आउट भी हो जाता है और कोई रचना का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं ही एग्ज़ाम पे पेपर बनाऊंगा, तो रचना वाले क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है छूट जाए। वरना आप 23 तक अटेम्प्ट कर दोगे अगर अच्छे से आप क्लासेस लेते हो डेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाववाच्य में क्रिया होती है, तो भाववाच्य में क्रिया बहुवचन होती है, एक वचन होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हमसे एक वचन और बहुवचन वाली बात करता है तो सीधी सी बात है, भाववाच्य में क्रिया एक वचन होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बताना है पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। और पद्यांश क्या दिया है, यह देखिए, यानी दिखाया है कि यह देखिए, यहाँ से है स्टार्ट, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अरविंद से यानी कि अरविंद से, तो अरविंद से यानी कि से बवाल नहीं है कि तुमसे हमसे, तो यहाँ पर सेंस है जैसे, अरविंद जैसे शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो जहाँ पर भी सा सम सी इस तरह का वर्ड आए तो अलंकार की पहचान मैंने आपको बताई थी। हालांकि डिमांड आई है कि अलंकार रस छंद अलग से करा दूं, तो वो मैं कुछ टाइम बाद आपके एग्ज़ाम से पहले पहले एक बार आपको करा दूंगा। ठीक, बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं तो मैं आपको वो टॉपिक आई बर्ड में लगा दूंगा, आई बटन में, और क्लास के लास्ट में भी लगा दूंगा, तो वो आप देख लेना एक बार। जो भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं वो देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। फिर भी एक बार और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको पहचान बताई थी उपमा अलंकार की। यमक अलंकार की सीधी सी पहचान है जहाँ पर आपका एक ही वर्ड, यानी एक शब्द एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक 2-3 बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, तो क्या हो जाएगा आपका यमक। अनुप्रास एक ही शब्द या वर्ण की आवृत्ति होती है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार भी की भी मैंने आपको पहचान बता चुका हूँ आपको, रूपक अलंकार कैसे पहचानते हो आप। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध सर्वमान्य रूप प्रदान कर उसे बोलने, समझने, पढ़ने व लिखने योग्य बनाता है। तो वह कौन सा शास्त्र है, तो व्याकरण शास्त्र है, भाषा शास्त्र, लिपि शास्त्र, या बोली शास्त्र। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए, भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण, सर्वमान्य यानी बोलने, समझने, पढ़ने व लिखने, तो इन सब में क्या काम करेगी, व्याकरण काम करेगी। अगर हम देखें किसी की भी व्याकरण अगर ख़त्म कर दें यहाँ से, तो व्याकरण मात्राएं उत्तराएं व्याकरण में आ जाएगी। अगर हम गड़बड़ कर दें तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, तो उसका वो शुद्ध रूप यानी अशुद्ध हो जाएगा। तो जब अशुद्ध है तो फिर कोई ना ही समझा जाएगा, ना ही जब समझ नहीं आएगा तो बोलोगे कैसे, और समझ नहीं आएगा तो पढ़ोगे कैसे, जब समझ नहीं आ रहा तो लिखोगे कैसे, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। तो देखिए, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है विशेषण, और एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है, दोनों की। तो अब उसको क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में तो एडवर्ब हो जाता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, तो विशेष्य। विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता, मैं बताया तो जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाए, यानी कि ये संज्ञा शब्द होते हैं। तो संज्ञा शब्द भी आप इनको बोल सकते हो, जिनकी विशेषता बताई जाए वो हो गए विशेष्य। प्रविशेषण, तो बिल्कुल विशेषण की भी जो विशेषता बता दे, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य होता है, यानी कि किसी की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले,
बताने वाले तो हो गए हमारे विशेषण, विशेषता बताने वाले विशेषण, जिसकी विशेषता बताए विशेष्य, और विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों की विशेषता बताता है प्रविशेषण, क्रिया विशेषण बताता है क्रिया की विशेषता। तो सब में डिफरेंस पता चल गया। कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ आपको विशेष्य में होता है, तो सीधे से याद रख लो, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? तो जितने भी सर्वनाम होंगे यह वह, तो ये सार्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं। परिमाण, तो परिमाण वाले आपके नापतोल वाले हो जाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन, अनिवार्य का विलोम। तो देखिए अभी तो करके ही आ रहे हैं हम अनिवार्य, तो अतिवृष्टि, तो अनावृष्टि का अतिवृष्टि हो जाएगा। वैकल्पिक, तो बिल्कुल ठीक। अनिवार्य कौन सा होगा? मैंने आपको बताया था अभी कि जब हमारे पास कोई चॉइस ना हो, तो चॉइस किसकी होती है? जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता तो वो काम अनिवार्य हो जाता है। और जो काम वैकल्पिक होता है यानी कि ऑप्शनल, तो हमारे पास ऑप्शन होता है करें या ना करें, लेकिन अनिवार्य में हमको करना ही होता है। सफलता का विलोम असफलता, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है और अनुत्कर्ष का आप उत्कर्ष लगा सकते हो। ठीक। तो चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्कूल का वार्षिकोत्सव प्रतिवेदन निम्न में से किसके अंतर्गत आएगा? तो आपके लिए नया क्वेश्चन है और इसको मार्क कर लीजिए, किसी कॉपी या नोटबुक में आप इसको ऐड कर लेना। ठीक है। तो मैंने आपसे बोला है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक नोटबुक में ऐड करते रहो, एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर लो, तो ये आपको और बच्चों से अलग करता है। तो जो जितनी मेहनत आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बताना है कि ये स्कूल का जो वार्षिक उत्सव है, तो इस प्रतिवेदन में से किसके अंतर्गत आएगा? तो विवरणात्मक प्रतिवेदन, व्यक्तिगत या संगठनात्मक। तो ये एक संगठन वाला काम हो गया, पूरे के पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं तो संगठनात्मक प्रतिवेदन हो गया। ठीक। विवरण जहाँ पर व्याख्या की जाए, और व्यक्तिगत जहाँ पर्सनली कोई हो बात तो व्यक्तिगत हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। आगे क्या दिया है हमको? अगला क्वेश्चन, विदेशी शब्द कौन सा है? महात्मा, फकीर, लकड़ी या लोटा। तो देखिए फकीर शब्द हमारा विदेशी भाषा का हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये विदेशी भाषा का शब्द है तो किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका अरबी भाषा का शब्द। अरबी भाषा के फ़क्र से बना है फ़कीर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस शब्द से बना है? तो फ़क्र शब्द से बना है। अरबी भाषा के फ़क्र शब्द से बना है फ़कीर। और फ़कीर भी कैसा हो जाता है? हमारा विदेशी भाषा का शब्द, और विदेशी भाषा में अरबी भाषा का शब्द। ठीक है। लोटा तो आपको पता ही होगा, देशज, और महात्मा और लकड़ी भी आपके हिंदी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है कि मैनेजर साहब आपको बुलाए हैं। मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। बाकी भी देख लेते हैं। आपको बुलाया है मैनेजर साहब, तो बिल्कुल गलत। बुलाया है मैनेजर साहब ने आपको, गलत। बी वाला बिल्कुल उपयुक्त है, पढ़ते ही समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द। ऑप्शन डी पौर्वात्य। कुछ सोचने वाली बात नहीं है। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, किनकिणी में कौन सा उपसर्ग है? तो किंकिणी में किंग होगा या किंकी होगा, किंक होगा या किन होगा? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा शब्द निकल जाएगा? तो किंग शब्द निकल जाएगा और बच जाएगा हमारा किड़ी। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जाह्नवी, देव नदी और भागीरथी किस नदी के पर्यायवाची शब्द हैं? तो आप इस क्वेश्चन को आंख बंद करके भी लगा दोगे, गंगा के पर्यायवाची। यमुना बहुत ही अच्छा शब्द है, यमुना के पर्यायवाची आपको याद रखने होंगे। सतलज के नहीं आते, ना ही कावेरी के आते, सिर्फ गंगा यमुना के याद कर लेना। भागीरथी, जाह्नवी, देवनदी, सुरसरी, सुरसरिता, तो इस तरह से भी आते हैं। सरिता,
सिर्फ सरिता किसका हो जाएगा, नदी का हो जाता है। तो ये सारे के सारे आप याद कर लेना, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से और याद करने हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं अच्छे क्वेश्चन। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपने क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन, बताना है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो भाई साहब वाक्य 3 प्रकार के बताए थे, संयुक्त, सरल और मिश्र, ठीक है। और तीनों की पहचान आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि किस वाक्य की क्या पहचान है। तो मैंने आपको बोला था कि जहाँ भी आपको और दिख जाए फट से आंसर कर दो हमारा संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो आपने जैसे ही और पकड़ा आपने लगा दिया, वह खाना खाकर सो गया। तो यहाँ पर अगर क्रिया पूछे तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, वाक्य पूछे तो यहाँ पर आपका खाना खाकर सो गया साधारण वाक्य ही हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर हमसे तीसरे क्वेश्चन को देखें कि रेखा जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। तो जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, संकेत हो रहा है यहाँ पर रमा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो जो कि, क्योंकि, यद्यपि, तो, तथापि, जहाँ भी आए मिश्र वाक्य, ये वाली बात बताई थी मैंने आपसे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। तो सारी पहचान आपको बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं खाना खाकर के ही सोऊंगा, तो खाकर के ही सोऊंगा नहीं, बिल्कुल गलत। मैं खाना खाकर ही सोऊंगा, बिल्कुल सही। मैं खाना खाकर ही सोएगा, तो देखिए ये MC स्टैन नहीं है जो खाना खाकर ही सोएगा। मैं खाना खाकर के ही सोएगा, तो ये भी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व वाक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सीधे सीधे आप लगा सकते हो विश्व प्लस के एक्य। और देखिए अब बात बनती है हमारी कि एक्य कौन सा होगा। तो कल मैंने कितने अच्छा करके आपको डिफाइन किया था एक्य के बारे में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा एक्य। और मैंने ये भी बताया था कि आप एक्य को कैसे समझ सकते हो, सारी चीज़ें बताई थी एक्य के बारे में। यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व वाक्य में कौन सी संधि होगी। तो देखिए जो स्टूडेंट हमारे स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो कमेंट करके बताएंगे कि विश्व वाक्य में कौन सी संधि है। लापरवाही बहुत चल रही है, आप लोग कमेंट करके आंसर नहीं बताते हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि यार ये मत सोचो कि कमेंट करना पड़ रहा है, कितना टाइम लगेगा कमेंट करने में, लेकिन उससे ये तो पता चलेगा कि आप पे क्वेश्चन आता है। तो फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। गाल बजाना सजा देना, मारपीट करना, बकवास करना या मनोरंजन करना। तो कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, गाल बजाना बिग बॉस में यही होता है, बकवास करते हैं गाल बजाते हैं। तो गाल बजाने का अर्थ होता है बकवास करना। तो 525 का राइट आंसर ऑप्शन सी। आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। आउट ऑफ 25 ना आज तक आपने अपना स्कोर बताया है और ना ही आप लोग बताओगे। ये तो आप पे विश्वास है मुझे कि बताओगे ही नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी मेहनत है तो उसके लिए लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और हमारी क्लास को शेयर भी ज़रूर कर देना, जिससे कि बाकी बच्चों को भी पता चल सके कि आपकी तैयारी हो रही है कितने अच्छे से। तो फटाफट से लाइक करके क्लास को शेयर कर दो, PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मिलेंगे अगली क्लास में।